आज के वीडियो लेक्चर में ये जो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, ये सारे नॉन इंटीग्रल फंक्शन है। तो मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी मेथड लगा लो, लेकिन इन सारे फंक्शनों को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, इन फंक्शनों को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया जा सकता? जैसे मान लो कि मेरे सामने एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वाई डैश क्या आ गया 2x। तो हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, कि अगर मैं इस 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अगर 2x को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पे जो फंक्शन दिए हैं इसका मतलब ये इंटीग्रेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया हो और वो ये आ गया हो, जैसे कि sin x बाई एक्स आ जाए। यहाँ पे ये जितने भी फंक्शन दिए हैं ये किसी के डिफ्रेंशिएशन से नहीं लाए गए, इसलिए इनको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हम। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो कि इंटीग्रेट नहीं होंगे। इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया फाइंड करना, यानी कि अगर कोई भी कर्व है तो इंटीग्रेशन करते समय हम उसका एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व का एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। अभी फिलहाल हम इसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो एरिया है इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया हम बता सकते हैं कि ये कितना होगा। तो इसी को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं। तो आज मैं पहला मेथड डिस्कस करूंगा, जिस मेथड का नाम है रेक्टेंगुलर मेथड। तो इस मेथड में फॉर अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो उनके ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे कि ये कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है और इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हम करेंगे क्या कि जैसे ये कोई फंक्शन है, ये जो दिख रहा है आपको, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये जो दिख रहा है नीचे। कर्व का एरिया नहीं पता कि ये कितना होगा, जैसे कि ये एरिया हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन हम इस एरिया को ये बता सकते हैं कि जैसे एक छोटा रेक्टेंगल यहाँ पे बनाओगे, जैसे ये छोटा रेक्टेंगल, तो इसका कुछ एरिया आएगा। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पूरा एरिया होगा, ये पूरे कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इस वाले छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा। और अगर ये आप पूरा रेक्टेंगल बनाते हो तो ये पूरा एरिया आएगा। ये जो बीच वाला कर्व है, ये जो पूरा एरिया आ रहा है, इस एरिया से छोटा होगा और इस वाले एरिया से बड़ा होगा। और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे कैसे? ये लेंथ कितनी होगी इसकी b माइनस है, और ये हाइट कितनी है f है, तो बस b माइनस ए इंटू एफ है। तो इसका एरिया आ गया b माइनस ए इंटू एफ है। इससे बड़ा होगा ये बीच वाला, और इसका एरिया कैसे आएगा? इसकी लेंथ अभी भी b माइनस है और ये वाली कितनी एफ बी, तो b माइनस ए इंटू एफ बी। तो बस इसके बीच में इसका एरिया बाउंड हो जाएगा। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर यही डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कर्व ऐसा होगा, तो ये एरिया फाइंड करना है हमें। तो इस एरिया के लिए फिर से ये छोटा रेक्टेंगल बनाओगे, लेकिन इस बार जो ये सेकंड वाली वैल्यू है एफ बी, ये छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एरिया जो आएगा इसके लिए तो b माइनस ये होगा और इसकी हाइट होगी एफ बी, तो b माइनस ए इंटू एफ बी, ये छोटा होगा। और यहाँ पे ये वाला एरिया, ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, ये होगा b माइनस ए इंटू एफ ए, तो b माइनस ए इंटू एफ बी, एफ ए ये बड़ा होगा इस पर। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है कि यहाँ एफ ए होगा और यहाँ एफ बी होगा। डिक्रीजिंग के लिए क्या है कि यहाँ एफ बी होगा, यहाँ पे एफ ए होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये दो केस हो गए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि कर्व कभी इंक्रीज करे और कभी डिक्रीज करे, तो उसके लिए तीसरा मेथड है। तो इसमें अगर ये कर्व पहले डिक्रीज कर रहा था फिर इंक्रीज कर रहा था, और ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा इसका, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये जो दिख रहा है इतना। तो इस एरिया के लिए एक छोटा रेक्टेंगल बनाओगे इतना, तो एक छोटा रेक्टेंगल ये है। तो ये जो छोटा एक रेक्टेंगल है इसकी वैल्यू कैसे आएगी? तो ये तो आपकी अभी भी b माइनस ए होगी लेंथ, और ये हाइट यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी तो वो मान ली मैंने m है, तो इसका एरिया आएगा b माइनस ए इंटू एम। तो b माइनस ए इंटू एम हो गया। इससे बड़ा होगा लेकिन इस वाले एरिया से छोटा होगा। अगर हम ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट कर लें तो अब ये एरिया आएगा। तो इसके लिए क्या होगा? लेंथ कितनी है b माइनस ए और हाइट कितनी होगी कैपिटल M, तो कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। इससे क्या होगा? ये छोटा होगा और इससे ये बड़ा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के केस हैं, ये 3 केस हैं रेक्टेंगुलर मेथड के, जिससे हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। मतलब फाइंड तो नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बता देंगे कि इससे बड़ा
यानी कि इतने और इतने के बीच में होगा। देखो हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये इंटीग्रेशन है, ये नॉन इंटीग्रल फंक्शन है, लेकिन इसके एरिया को हम बता सकते हैं अपने रेक्टेंगल मेथड्स। तो देखो ई की पावर एक्स का जैसे हम ग्राफ बनाए, तो देखो फंक्शन आपका ये है y इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो जब इस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 पे बनाना है, तो ये आपका 0 है और यहाँ पे आपका 1 है। तो अब यहाँ से ध्यान दो कि जब मैं x की जगह 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1, यानी कि e की पावर 0 1 मिलेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, मान लो कि ये आपका 1 है। और जब आप x की जगह 1 रखोगे तो ये y की वैल्यू क्या मिलेगी, e का मतलब कि 1 से बड़ी होगी 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ कहीं पे मान लो कि यहाँ कहीं पे है ये वैल्यू, तो ऐसे आएगा, 1 रखोगे तो यहाँ मिलेगी। आपका ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा इस टाइप से। तो ये बन गया आपका कर्व, यानी कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये कितनी है e, और ये कितनी है 1। अब मुझे इस इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, एक छोटा रेक्टेंगल बना लो और एक बड़ा रेक्टेंगल। इसको मान लिया मैंने i इक्वल टू, तो ये हमें पता है कि i की वैल्यू जो होगी, एक छोटा रेक्टेंगल जब आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, छोटा रेक्टेंगल आपका मान लो कि ये है, तो एक एरिया ये आएगा। अब ये एरिया कैसे आएगा, ये लेंथ कितनी है 1 और ये 1, ये आ जाएगा 1, और ये वाली हाइट कितनी है e, और ये वाली कितनी है 1, क्या आएगा e इंटू 1, यानी कि e, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर आ जाएगा 1 से e के बीच में। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर एक्स स्क्वायर dx, ये e से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका भी मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो जैसे कि साइन एक्स है, यहाँ पे देखा कि मुझे साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ चाहिए। तो एक वैल्यू तो हम ले लेंगे 0 और एक π/2 यहाँ पे बनाना। जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो साइन 0/0 फॉर्म बनेगी। तो इस ये तो अनडिफाइंड होगा 0/0, तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो इसकी। साइन 0/0 कितना होता है 1, तो मान लो कि 1 यहाँ कहीं पे है। तो जब x की जगह मैं यहाँ पे π/2 रखूँगा तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 2/π, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो 2/π 1 से छोटा होगा तो यहाँ कहीं आएगा, ये है आपका 2/π, तो यहाँ कहीं पे मिलेगी इसकी वैल्यू। यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीज होके ऐसे आएगा। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो अब फिर से वही काम करना। अब मुझे चाहिए ये पूरा एरिया। तो एक छोटा रेक्टेंगल बना लिया तो इसका एरिया निकाल लो। तो ये एरिया आएगा इस छोटे वाले रेक्टेंगल का। ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने आई बोला है, तो इसकी वैल्यू होगी, छोटा रेक्टेंगल कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है π/2, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 2/π। तो बस ये π/2 इंटू 2/π मिलेगा। और इसके बाद बड़े रेक्टेंगल का एरिया, तो बड़ा रेक्टेंगल आपका ये बन रहा है, तो ये पूरा एरिया आएगा। तो इस पूरे एरिया को कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कितनी है π/2, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो इंटीग्रेशन था इसका आंसर कितना आ गया यहाँ से, तो ये 1 हो जाएगा, 1 से लेके π/2 के बीच में, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि एग्जैक्ट एरिया तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो 1 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, तो फिर से इसका कर्व भी हम बना लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो देखो, तो इसमें भी 0 और 1 पे ही कैलकुलेट करना है। तो ये 0 है और ये आपका 1 है। अब यहाँ पे चेक करो, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 1 मिल जाएगी। जब x 0 रखा मैंने तो यहाँ पे मान लो कि 1 यहाँ पे मिला मुझे। और सेकंड, और जब x की जगह 1 पुट करोगे, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 2 1 3 4 1/4 मिल जाएगी। 1/4 तो 1 से छोटी होगी, तो मान लो यहाँ कहीं पे आएगी। ये फिर से डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है। तो अब ये एरिया चाहिए मुझे, ये होगा इसका एग्जैक्ट एरिया। तो इसके लिए फिर से क्या करो, एक छोटा रेक्टेंगल बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया निकाल लो। अब ये एरिया कैसे आएगा, ये वैल्यू आपकी कितनी है 1/4। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने आई बोला, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है 1, तो 1 इंटू ये हाइट कितनी है 1/4। और इसके बाद बड़ा रेक्टेंगल बना लो। तो बड़ा रेक्टेंगल आपका ये है, और ये है आपका बड़ा रेक्टेंगल।
अब इस बार ये एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, तो ये कितनी है डिस्टेंस, ये है 1 और ये भी कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। ये जो इंटीग्रेशन है आपका ये आ गया 1/4 से लेके 1 के बीच, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये सिंपल ही क्वेश्चन है ये सारे, बस इसमें अगर आप ये एक बार इनको पढ़ लोगे तो ये आपको बन जाएंगे। जब आप ऐसे इंटीग्रेशन देखोगे ना तो देख के ही आप डर जाओगे कि हमें ये सॉल्व कैसे करना है। लेकिन अगर आपने ये सारे मेथड जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये आपने सारे पढ़ लिए ना, तो इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे हो कि कितनी जल्दी इनके आंसर आ रहे हैं।